नमस्कार। उत्तर प्रदेश में करीब 56 साल से राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव आज चल बसे। उनका पार्थिव शरीर सैफई उनके पैतृक गांव में है इस समय और स्थानीय लोग कार्यकर्ता आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। कल दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वहां पर उपस्थित रहेंगे। इधर बसपा के सतीश चंद्र मिश्र, आरजेडी के तेजस्वी यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस समय वहीं पर सैफई में मौजूद हैं। सौरभ, वहां इस समय क्या हालात, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? बिल्कुल निधि, यहाँ पर वक्त के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। 6 से 7 किलोमीटर की लंबी कतार लगी हुई है किसी तरीके से अंदर जाकर के नेताजी की अंतिम दर्शन कर सकें। कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए, हमारे सहयोगी राजेश आपको दिखाएंगे। अंदर घुसने के लिए जबरदस्त धक्का मुक्की है। हम सुनवा भी रहे थे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले अंतिम दर्शन करने वाले, अपने ट्रिब्यूट पे करने में योगी सबसे पहले यहाँ पहुंचे। एक तरीके से उन्होंने रिसीव किया और अपना बयान भी दिया और वो यहाँ से गए। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, युवा भी यहाँ पर है और सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और नेताजी को जिनकी पॉलिटिक्स देखी नहीं, समझी नहीं, वो भी इतने प्रभावित हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे जा रहे हैं। पूरा हुजूम आप देखेंगे, यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जा रही है और पुलिस थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर रही है ताकि सबको दर्शन हो जाए, तो वो कोशिश हो रही है। और रात भर ये अंतिम दर्शन चलेंगे निधि। और मैं आपके पास आती रहूंगी। यहाँ पर आपको बताएं जो आपने दृश्य दिखाए और जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं, 6 से 7 किलोमीटर की लंबी की लाइन लगी हुई है। हम सौरभ के पास जाते रहेंगे और नजर रहेगी सैफई में हालात पर। तो आपको बता दें, आज सभी अपनी यादें साझा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने प्रिय नेता को। तो अगर हम बात करें नेताजी की सियासत की, एक समय ऐसा भी आया था जब मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे। 1994 में बना संयुक्त मोर्चा एक नेता की तलाश में था, लेकिन दिग्गजों के आपसी टकराव में कुर्सी देवेगौड़ा जैसे तब के जूनियर माने जाने वाले नेता के में हाथ चली गई थी। आज मुलायम सिंह यादव के ना रहने पर कई नेताओं को ये बात याद आई। एक रिपोर्ट। क्या 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जगह मुलायम सिंह यादव भी हो सकते थे? माना जाता है कि मोर्चे के दिग्गज नेताओं की आपसी प्रतिद्वंदिता ने मुलायम से यह ऐतिहासिक मौका छीन लिया। ये कहा जाता है एक वक्त कि मूपनार को उन्होंने हरा दिया था। जब देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री कौन हो, उस वक्त क्या हुआ था जनता दल? देखिए, उस समय तो हमारी आपस की फूट ही जिम्मेदार थी। उस समय स्वयं मुलायम सिंह जी ने कहा है कि लालू प्रसाद जी और शरद यादव जी और हम में मतभेद थे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। क्योंकि जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके सबसे ज़्यादा एमपी थे और उनका मुलायम सिंह जी के लिए उस समय सकारात्मक रुख नहीं था जैसा आजकल है। और हरिकिशन सिंह सुरजीत के मैराथन एफर्ट्स के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और कुछ लोगों ने करुणानिधि को और चंद्रबाबू नायडू को भी भड़काने का, रुकसाने का काम किया था। मोर्चा राजनीति के उस ऐतिहासिक दौर के अहम गवाह शरद यादव भी रहे। शरद यादव मानते हैं कि इनके बीच अगर मुलायम प्रधानमंत्री बने होते तो गांवों और किसानों की जिंदगी कुछ बदल गई होती। परिस्थिति तो बन गई थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कहना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पहुंच गए थे वहां तक। भारतीय राजनीति के इतिहास में वो एक छोटा मगर ऐतिहासिक दौर था। पहले संयुक्त मोर्चा ने वीपी सिंह को मनाने की कोशिश की, फिर चंद्रबाबू नायडू से लेकर ज्योति बसु तक के नाम पर चर्चा की, लेकिन सीपीएम ने ज्योति बसु से ये मौका छीन लिया। निश्चय ही अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने होते तो शायद भारतीय राजनीति ने आज कुछ और ही करवट ली होती। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ बात करने के लिए विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले विनोद जी, आपसे आज हम सब याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव को। उनके मन में भी एक टीस रह गई होगी, प्रधानमंत्री बन सकते थे वो। क्या कुछ हुआ होगा उस समय? नहीं, देखिए,
बिल्कुल उनके मन में टीस थी, और ये एक बात खुद मुझसे उन्होंने बात साझा की थी। मैं उस समय लखनऊ में था, नवभारत टाइम्स का मैं स्टेट करस्पॉन्डेंट था, और ये बात उन्होंने, रक्षा मंत्री थे वो, से उन्होंने साझा की थी। और उन्होंने बड़ा मतलब एक तरह से कहा था कि सुरजीत तो मुझे बनाना चाहते थे, बना के चले गए थे, वो मास्को न जाते अगर तो शायद ये दिक्कत नहीं होती, सब फैसला हो गया था। लेकिन लालू जी अड़ गए और लालू जी ने कह दिया कि हम जनता दल तोड़ देंगे अगर ये हुआ। अब लालू जी ने भी बाद में इस बात पर एक अफसोस प्रकट किया था, मुझे जहां तक याद, एक बयान दिया था उन्होंने कि हाँ ये उस वक्त हुई थी बात, और ये बात हुई थी। लेकिन मुझे इसमें एक तथ्यात्मक थोड़ी सी मुझे लगता है त्रुटि लग रही है, निधि आप इसको चेक कराइएगा। ये मौका तब का है जब देवगौड़ा का इस्तीफा हो गया था और गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, तब मुलायम सिंह जी के नाम पर सहमति बन रही थी। शुरू में वीपी सिंह और ज्योति बसु के बाद देवगौड़ा ही बने थे। ये इसको आप चेक करा लीजिएगा, मेरी जहां तक जानकारी है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये 1997 की बात है ये। जी, तो ये टीस उनको थी, और ये बात सही है, अगर मुलायम सिंह जी बन जाते तो मुलायम सिंह जी के अंदर एक बड़ी कला थी, वो अपने विरोधियों को भी अपने साथ मना लेते थे। उनके सामने, उनके बारे में कहा जाता था, कितना भी नाराज और विरोधी नेता उनके सामने कर जाता था, और जब बाहर निकलता था तो पानी पानी होकर निकलता था। ये उनकी कला थी। शायद संयुक्त मोर्चा उस वक्त नहीं टूटता अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन जाते, और हो सकता है कांग्रेस समर्थन वापस नहीं लेती और कांग्रेस को वो समझा बुझा के वो सरकार 5 साल तक चला लेते। ये कला तो उनके अंदर थी, और जिस तरह से उनका एक कद बन गया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उसके बाद देश की राजनीति में, तो निश्चित रूप से वो एक चूक, ऐतिहासिक चूक हुई। उस वक्त 2 चूकें हुई, ज्योति बसु का प्रधानमंत्री न बनना और मुलायम सिंह जी का प्रधानमंत्री न बनना। इन दोनों में से कोई भी एक बन गया होता तो वो ऐतिहासिक सरकार होती। बिल्कुल, ऐतिहासिक चूक से हम क्या सीखते हैं ये अपने आप में अहम है। हमारे साथ बताया जा रहा है राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। भाटी जी, मुलायम सिंह यादव को जमीन का नेता बताया जा रहा है। वो ऐसे नेता थे जो जमीन से पूरी तरह जुड़े हुए थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था, शिक्षक थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ये जीवन अपने आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों की वकालत की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान था। अब आज समाजवादी पार्टी के लिए इस समय जो छत्र छाया है वो उनकी जो थी वो नहीं रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनका जाना समाजवादी पार्टी की तो क्षति है ही है, बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन पूरे एक जो समाजवादी आंदोलन की, सामाजिक न्याय के आंदोलन की, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, गरीब की जो आवाज थी वो उन सब की क्षति है। और अगर नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व को समझना है तो हमें उस दौर में जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वो एक साधारण किसान परिवार से आए थे। उनके परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके पिताजी खेत में हल चलाते थे बैलों से, और उन्होंने खुद भी हल चलाया जी। और विनोद अग्निहोत्री जी तो अच्छी तरह जानते होंगे, आप भी जानती होंगी कि पहला चुनाव वो साइकिल से लड़े थे विधानसभा का। 1967 में जो उन्होंने पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा था, साइकिल से पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था, और विधायक होने के भी कई वर्ष बाद तक वो साइकिल से ही चले। उनके पास एक साइकिल होती थी। उस स्थिति से निकलकर बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के और अपने बल पर, अपने संघर्ष के बल पर, अपने विचार के बल पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर देना, इतना बड़ा नेतृत्व खड़ा कर देना। और मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजारों लोगों को मिट्टी से उठाकर, जमीन से उठाकर नेता बना दिया। जिन जो बहुत गरीब, गुरबा, कमजोर तबकों से आते थे, उन लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और आज जिस तरह मैंने लोगों को रोते हुए देखा है उनकी मृत्यु के बाद, दिल्ली भी, गुड़गांव भी मैदान में जो सड़क पर जगह जगह जो लोग खड़े थे, हाँ। और जो दिल से लोग उनके लिए श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि बड़े नेता का क्या व्यक्तित्व होता है। विनोद जी, मैं अंत में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो समाजवादी आंदोलन को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है, मुलायम जी भी लोहिया जी को याद करते रहे, उनको स्मरण करते रहे, उनको अपना आगे देखकर चले, उस लिहाज से आप क्या आंकलन आपका इस समय जो ये कोशिश है समाजवादी विचारधाराओं के तमाम दलों को साथ लाने की, क्या कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए निधि जी, जो उत्तर भारत की राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो खेती समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उसके बाद किसान राजनीति में चौधरी चरण सिंह ने की थी, मुलायम सिंह यादव उसका मिला जुला प्रतिफल थे एक तरह से। वो उनकी विचारधारा डॉक्टर लोहिया की थी और उनका कर्म जो था वो चौधरी चरण सिंह का था। इस तरह से वो दोनों का एक तरह से प्रतिफल थे, और इसीलिए वो हमेशा जो है चौधरी साहब को भी याद करते थे, लोहिया जी को भी याद करते थे। जहां तक अब आगे की बात है जो आप कह रही हैं, एक साथ लाने की जो बात हो रही है, अब ये जिम्मेदारी आती है
अखिलेश यादव जी के कंधों पर और तेजस्वी यादव जी के कंधों पर, कि क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों उसके प्रतिफल हैं। मंडल की जो राजनीति थी उसका एक दोनों मंडल बसिया है अपने अपने राज्यों में, तो वो जो है जिम्मेदारी अब इनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव हैं और उनके तेजस्वी यादव हैं। ये बड़े, और नीतीश कुमार जी हैं अभी वो सक्रिय राजनीति में है उस धारा के। ये बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों की है कि पहले तो वो कहानी ना दोहराई जाए जो अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह जी के बीच हुई जब लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हुई, या लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जी के बीच हुई जब प्रधानमंत्री पद का मत सवाल आया। अब बड़ा दिल करके अखिलेश यादव जी को और तेजस्वी यादव को, समाजवादी ताकतों को एकजुट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी सबसे बड़े हैं, एक उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सबको एकजुट करें, और तब समाजवादी धारा के जो दल हैं और जो ताकतें हैं वो एकजुट हो सकती है। और मैं रिद्धि जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले, जनसंघ से पहले, जनसंघ के जमाने में और बाद, ये कांग्रेस के मुकाबले अगर सबसे बड़ी कोई राजनीतिक धारा थी तो यही धारा थी, जिसमें समाजवादी और लोकदल की मिलीजुली जो धारा थी। अब आज भी आप जितने भी नेता हैं उस धारा के, वो सब समाजवादी आंदोलन से निकले हैं और लोकदल में रहे हैं। ये एक ऐसी मिलीजुली धारा है जो पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी धारा थी, लेकिन आपसी झगड़ों और आपसी टकरावों ने इस धारा को छिन्न भिन्न कर दिया, और जिसका लाभ उठा के भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस को भर दिया। इसीलिए मैंने ये पूछा, ये सवाल विनोद जी इसीलिए मैंने पूछा, हमारे पास समय बस इतना ही था कि तब की गलतियों से क्या अब विपक्ष सीखेगा जो समाजवादी दल एक साथ होने वाले। बहरहाल आप तमाम लोग जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा फिर विवादों में हैं। उन्होंने हत्या के एक मामले के बाद एक समुदाय के खिलाफ नफरती भड़काऊ बयान दिया है। विपक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। दिल्ली की सियासत इससे गर्मा गई है। ये दिल्ली के पढ़े लिखे सांसद हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली से ये पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने और फिर एमबीए करने के बाद भी वो नफरती सबक देने से आगे नहीं जा पाए। वो दिलशाद गार्डन में वीएचपी के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय थाने में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें थाने से ही बेल मिल जाती है। आरोप बिना इजाजत रैली करने का है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ये बीजेपी सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। नफरत भड़काने के लिए इनकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई। दिल्ली पुलिस कब एक्शन लेगी? मोदी जी कब तक ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे? AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। भाजपा आरएसएस का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों के बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली सीएम और अमित शाह दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। दिल्ली में सरकार चला रही आप इस मामले में भी चुप है, और बीजेपी के सूत्र की दलील है कि प्रवेश वर्मा के बयान को हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। जब कभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए नेता कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार बयान जो है वो उनके सांसद ने दिया है। प्रवेश वर्मा का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो 2 बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार फिर से धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर हुई है, सांसद के खिलाफ नहीं हुई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।